चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट आपकी लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कहता है दो बॉडीज है जिनका मास 10 किलो और 20 किलो है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू एंड टू एंड लाइक स्प्रिंग। एक बॉडी दूसरी बॉडी, एक है 10 किलो की एक है 20 किलो की, दोनों को बांधा गया है एक धागे से। अगर एक धागा है तो टेंशन एक ही होगी, ठीक। हॉरिजॉन्टल फोर्स 600 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए, एक बार ए पर और एक बार बी पर। व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग इन ईच केस? ठीक है, ये रही आपकी टेंशन। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे, जरा उस पर ध्यान दो। ये आपकी फोर्स है, पहले मैंने ए पे अप्लाई कर दी, 600 न्यूटन फोर्स है। एक्सेलरेशन, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास मैंने जोड़ इसलिए दी, दोनों कनेक्टेड है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया F डिवाइड बाय m1 प्लस m2। पहले इस बात को समझो। आगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आने के बाद आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अगर ये इसको अपने साथ इस एक्सेलरेशन से मूव करा रहा है तो 600 न्यूटन जीत गया, टेंशन हार गई। टेंशन 600 न्यूटन से कम पड़ रही है और वो बराबर है इस मास के एक्सेलरेशन का, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। m1 इंटू एक्सेलरेशन, m1 कितना है सॉरी, m1 है आपका 10 kg, एक्सेलरेशन कितना है आपका 600 बाय 30 यानी कि 20। हाँ, तो ये आ गया आपका T। एक बात, ये ए केस है। बी केस में टेंशन देखो कहां से लगेगी, और फोर्स इधर लगेगी, तो पूरा केस सेम रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि जो मैं टेंशन 600 माइनस टेंशन कर रहा था और m1a निकाल रहा था, अब वो m2a हो जाएगा क्योंकि फोर्स m2 पे लग रही है। और ये कितना आएगा आपका 600 माइनस टेंशन, m2 है 20 इंटू 20, मतलब टेंशन आएगी इस बारी 200 न्यूटन। चेक करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? चले आगे, चलो। दो मासेस है 8 kg और 12 kg के, ये और वो कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से और एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से कनेक्ट है और एक फ्रिक्शनलेस पुली पर जा रहे हैं। ये रेगो फ्रिक्शनलेस पुली जिसके ऊपर ये जा रहे हैं, एक 8 किलो का है और एक 12 किलो का है, तो इसका वेट कितना होगा 80 न्यूटन और इसका वेट कितना होगा 120 न्यूटन। साफ दिखाई दे रहा है, भारी है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा, यहां से एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, टेंशन सेंटर की तरफ लगती है। तो फर्स्ट केस में टेंशन जीत गई इस वेट से, तभी ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और इसका ये फोर्स बना 8a। मेरी बात सुनो, जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो टेंशन जीत गई और वेट हार गया, तो आप लिख सकते हो टेंशन जीत गई, वेट कितना है mg इज इक्वल्स टू ma। m तुम्हें दे रखा है, मैंने पुट कर दिया दोनों में, एक इक्वेशन बन गई। इस वाले में टेंशन ऊपर जा रही है लेकिन ये नीचे जा रहा है, तो वेट जीत गया, इसको बड़ा m कर लो, टेंशन हार गई और वो एक मोशन दे रहा है ma, तो ये हो गया आपका 120 न्यूटन माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू 12a। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। दूसरी बात, अगर इसी एक्सेलरेशन को पुट कर देता हूं
इक्वेशन फर्स्ट में, तो मेरे पास आ जाती है टेंशन। ठीक बात, ये दो चीजें मांगी है। इसका कनेक्टेड मोशन के नाम से हमने एक एक्सप्रेशन किया भी है, डेरिवेशन वाली वीडियो में जाओगे तो आपको दिखाई दे जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक न्यूक्लियस है जो रेस्ट पर है, ये ना न्यूक्लियस जो रेस्ट पर है लेबोरेटरी फ्रेम में, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट, अगर वो टूटता है इनटू टू स्मॉल न्यूक्लियाई, ठीक है, द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये टूट जाए तो वो दोनों उल्टी दिशा में जाएंगे। मान लो इसका मास m1 है, इसका मास m2 है जो टूटे हैं, और पहले मास m था। क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है जो पहले था मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बस ये कहता है। अगर मैं इसमें दिमाग लगाऊं तो पहले कितना था 0 और अब कितना है m1 v1 m2 v2, तो m1 v1 इज इक्वल्स टू माइनस m2 v2। इससे साफ दिखाई दे रहा है कि दोनों की डायरेक्शन उल्टी। अगर v1 प्लस का आ रहा है तो v2 माइनस का आ रहा है, अगर एक इधर जाएगा तो एक उधर जाएगा, और यही क्वेश्चन ने पूछा था। ठीक है, चले आगे। 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं जिनका मास है 0.05 kg, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। 2 बिलियर्ड बॉल्स हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं 6 मीटर की स्पीड से। इनिशियल स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड। कोलाइड करते, रिबाउंड करती है सेम स्पीड से। ठीक है, व्हाट इज द इंपल्स? इंपल्स क्या होता है? रिबाउंड करेगी मतलब वापस उसी स्पीड से जाएगी, तो इंपल्स होता है एम बी माइनस यू। एम कितना है 0.05 kg, बी कितना है माइनस का 6 और यू कितना है 6। हो गया क्वेश्चन, समझे भाई? एक बॉल आई, दूसरी बॉल आई, टक्कर खाई, वापस चली गई। ये आई थी यू से, गई माइनस यू से, आई थी यू से, गई माइनस यू से, तो इंपल्स क्या आएगा एम। ऐसा सेम क्वेश्चन हम एग्जांपल में कर चुके हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शेल ऑफ मास 0.20 kg, एक शेल है जिसका मास है 0.20 kg, इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100। ठीक है, मास ऑफ बुलेट 0.020 kg, मास ऑफ गन 100 kg। If the muzzle speed of the shell is speed of bullet 80, what is the speed of recalling of gun? चलिए, बड़ा भी क्या होगा? तो हमने कहा भैया जब तक उसमें कोई कोलिजन नहीं हुआ था तो इनिशियली मोमेंटम कितना था 0, फाइनली मोमेंटम कितना हुआ mu प्लस mv। बुलेट और गन दोनों में मोमेंटम लगा और फॉर्मूला बना 0 इज इक्वल्स टू mu प्लस mv। तो आप कह सकते हो mu इज इक्वल्स टू माइनस mu इज इक्वल्स टू mv, तो v कितना आ गया माइनस mu बाय v, माइनस mu बाय m। तीनों चीजें आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपका वेलोसिटी ऑफ गन आ जाएगा। मैं इसको u के लिख रहा हूं, छोटा भी है ये, सॉरी। अब ठीक है, चेक करो। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। एक बैट्समैन है जो आती हुई बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता 45 डिग्री पे। ठीक है, ये बॉल आई और उसको 45 डिग्री पे उसने डिफ्लेक्ट कर दिया। आई यू से, गई, देखते हैं, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ठीक है, माइनस यू से उसको डिफ्लेक्ट कर दिया, 45 डिग्री पर डिफ्लेक्ट कर दिया। ठीक है, इंपल्स कैसे निकालोगे? ये दोनों ही अलग अलग एंगल पे है, मैं दोनों को एक पॉइंट पे लाऊंगा। तो मैंने क्या किया, इसको रिजॉल्व कर दिया इस पॉइंट पे। ये है 22.5 इस वाली के लिए और इसके लिए भी 22.5। ठीक है, तो यहां पर एक वेलोसिटी बनेगी
जाती हुई -20 माइनस u cos 22.5 और एक आती हुई प्लस u cos 22.5। जरा ध्यान दो, इसकी वजह से cos 22.5, इसकी वजह से माइनस cos 22.5 और इंपल्स अब निकल जाएगा m v माइनस u, m माइनस u cos 22.5 माइनस u cos 22.5 माइनस 2mu cos 22.5। करिए, जल्दी करिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? एक स्टोन है जिसका मास है 0.25 kg, जिसके एक एंड को बांधा गया और सर्कुलर मोशन में उसको व्हील किया गया, इसका रेडियस है 1.5 मीटर। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है? 40 रेवोल्यूशन पर मिनट। अच्छा, तो उसको सेकंड में करने के लिए 40/60 कर लेंगे। रेडियन नहीं लिखा, रिवॉल्व कर रही है, रेवोल्यूशन पर मिनट, तो ये फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है। याद रखो, फ्रीक्वेंसी की होती है रेवोल्यूशन पर सेकंड और एंगुलर वेलोसिटी की होती है रेडियन पर सेकंड। इस बात को ध्यान रखना, यूनिट से पता चलेगा। चलिए, अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी है तो ओमेगा भी आ जाएगा, 2 पाई न्यू ओमेगा आ गया। व्हाट इज द टेंशन इन स्ट्रिंग निकाल लेंगे, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच, ठीक है वो भी निकाल लेंगे। अब देखिए, ओमेगा आ गया। अब वो कह रहा है टेंशन क्या होगी? टेंशन होती है सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है mv² अपॉन में r के बराबर। मैं जानता हूं एक रिलेशन है v और ओमेगा का, जैसे थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, थीटा होता है आर्क अपॉन रेडियस, वैसी ओमेगा होता है वेलोसिटी बाय रेडियस। तो मैं यहां पर इस वेलोसिटी की जगह पे r ओमेगा लिख सकता हूं और हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा mr स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर। मेरे पास मास है 0.25, मेरे पास रेडियस है 1.5, मेरे पास ओमेगा है, मैंने अभी सॉल्व किया 2 पाई न्यू से। तो यहां से मेरे पास इसकी टेंशन इन स्ट्रिंग या सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगी। जब भी कोई चीज गोल गोल घूमती है तो उसकी टेंशन सेंटर की तरफ लगती है, इसलिए उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर मानते हैं। और बाहर जो टेंजेंशियल लगती होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो सेंटर की तरफ जो लग रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके बराबर है। अभी सेकंड पार्ट और है, कह रहा है अगर मैं आपको मैक्सिमम टेंशन दे दूं पहले से ही क्वेश्चन में, तो क्या आप वेलोसिटी निकाल देंगे? जी बिल्कुल निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम? देखिए, टेंशन इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r। तो टेंशन मैक्सिमम दे रखी है तो वेलोसिटी क्या आ जाएगी? अंडर रूट टेंशन मल्टीप्लाई में रेडियस बाय मास। चेक करो इसको और नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी नोट करो बेटा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है इफ इन एक्सरसाइज 21 द स्पीड ऑफ स्टोन इज इंक्रीज बियॉन्ड द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड, तो क्या होगा? स्ट्रिंग टूट जाएगी और पत्थर टेंजेंशियली चलेगा। अगर आपने उसकी स्पीड बहुत ज्यादा कर दी तो ये धागा टूट जाएगा और पत्थर जो है वो टेंजेंशियली चलेगा। द स्टोन मूव रेडियली आउटवर्ड, द स्टोन फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली, बिल्कुल सही, बी आंसर है। और वो ब्रेक हो जाएगी। द स्टोन फ्लाइज ऑफ एट एन एंगल विद टेंजेंट हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ पार्टिकल, बी सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 23 एक हॉर्स नहीं पुल कर सकता कार्ट को एम्प्टी स्पेस में। एम्प्टी स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो वो कार्ट को पुल कैसे करेगा? एक हॉर्स नहीं पुल कर सकता कार्ट को एम्प्टी स्पेस में, ठीक है, क्योंकि एम्प्टी स्पेस में कोई रेजिस्टिव फोर्स है नहीं जिसकी वजह से वो दौड़े। A passengers are thrown forward when their seat from their seat when a speeding bus stops suddenly। जैसे ही एक बस रुकती है तो पैसेंजर आगे की तरफ क्यों गिरता है? उसे कहते हैं हम इनर्शिया।
इनर्शिया कई तरीके के होते हैं। एक तो होता है इनर्शिया एट रेस्ट, अगर कोई रुकी हुई बस एकदम से चल पड़ेगी तो उसका लोअर पार्ट जो है बॉडी का वो तो मोशन में आ जाएगा, अपर पार्ट रेस्ट में रह जाएगा, इसे कहते हैं इनर्शिया एट रेस्ट। और अगर कोई बस पहले चल रही, जो ये केस दे रखा है, तो इस केस के अंदर एकदम से ब्रेक लगी, जो लोअर पार्ट था बॉडी का वो तो बस के साथ रुक गया, अपर पार्ट मोशन में ही रह गया, तो इसे कहते हैं इनर्शिया इन मोशन, और वो गिर जाएगा। एक और होता है इनर्शिया इन डायरेक्शन, अगर कोई एकदम से डायरेक्शन चेंज करे तो इनर्शिया की वजह से वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा अगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। एक होता है इनर्शिया इन शेप, तो उसमें से एक का एग्जांपल है इनर्शिया इन मोशन। तीसरा, इट इज इजियर टू पुल लाउंड मूवर देन पुश। इसको मैं आपको डेरिवेशन वाले पोर्शन में करा चुका हूं, फिर भी दिखा देता हूं। अगर मान लो ये एक लाउंड मूवर है और उसमें ये है आपका जिसपे आपने खींचना है धकेलना है, तो उसको आप रिजॉल्व कर लो दो हिस्सों में, ठीक है। अब यहां पर केस क्या बनेगा, अगर आप इस लाउंड मूवर को पुश कर रहे हैं तो पुश करते वक्त फोर्स नीचे लगेगी और इसके दो रिजोल्यूशन बन जाएंगे थीटा के हिसाब से। एक एफ पुश का कॉस थीटा, जहां पर इसका वेट भी लग रहा है, अगर मैं एफ पुश कॉस थीटा और वेट को जोड़ता हूं तो वो डाउनवर्ड फोर्स बनती है। तो इसका नेट वेट कितना आएगा, इसका जो भी वेट था उसमें कुछ चीज जुड़ गई, वो है एफ पुश का कॉस थीटा। लेकिन मैं इसको पुल कर रहा होता, मान लो इस लाउंड मूवर को मैं ऊपर की तरफ पुल करता तो एफ पुल पैदा होता और उसके दो रेजोल्यूशन होते। इसको रिजॉल्व करता मैं ऐसे, यहां आता एफ पुल कॉस थीटा, नीचे आता एफ पुल साइन थीटा, और वेट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता, तो माइनस होता एफ पुल कॉस थीटा। तो तुम कहोगे अगर हम पुश करते हैं तो नेट वेट में ऐड होता है पुश का कॉस कंपोनेंट, लेकिन जब पुल करते हैं तो पुल करते वक्त ऊपर की तरफ खींचते हैं हम उसको, तो वेट से रिड्यूस होता है पुल का कॉस कंपोनेंट। तो पुल करना इजियर है, पुल करना इजियर है देन पुश। ये था इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट सॉरी। अब चौथा पार्ट कह रहा है क्रिकेटर मूव करता है अपने हाथों को पीछे जब वो कैच को होल्ड कर रहा होता है। कैच को होल्ड करते वक्त जब वो अपने हाथ को पीछे करता है तो वो इंपल्स लगाता है। अगर मैं इंपल्स को कांस्टेंट मान के चलता हूं तो वो होता है फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। जब वो हाथ को पीछे करता है तो वो चेंज इन टाइम को इंक्रीज करता है। अगर चेंज इन टाइम इंक्रीज होगा और इंपल्स कांस्टेंट है तो फोर्स को डिक्रीज होना पड़ेगा, इससे फोर्स डिक्रीज हो जाएगी। फोर्स डिक्रीज होगी तो हाथ पे चोट कम लगेगी, दूसरा बॉल रीबाउंस होकर बाहर नहीं गिरेगी और वो चाहता नहीं है कि उसकी कैच छूट जाए, ठीक है। तो जरा इस वाले पार्ट को एक बार नोट कर लो। कर लिया नोट? इससे पहले वाला पार्ट देखो, ये चारों पार्ट समझ आ गए, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। एडिशनल क्वेश्चन वाली एक्सरसाइज में नेक्स्ट पार्ट में डाल दूंगा, ठीक है बेटा। राधे राधे।